बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो मैं किसी अच्छी ख़बर से नहीं करने वाला। ये बात हकीकत है कि हमारा पूरा वक्त ख़बरों के साथ जुड़ा हुआ होता है। कभी कुछ ख़बरें हम सोशल मीडिया से, कभी मोबाइल से, और कभी न्यूज़ से, कभी अखबार से इकट्ठी कर रहे होते हैं, और वो कहीं ना कहीं हम इन सारी ख़बरों के साथ जुड़े होते हैं। 2 दिन पहले एक ख़बर मुझे मिली जिसने मुझे बहुत उदास कर दिया। एक नहायत ही नफीस इंसान के हवाले से ख़बर थी। हमारे साथ स्टूडियो में न्यूज़ कैफ़े के प्रोग्राम में कई बार हमारे वो मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे। बस एक ऐसी ख़बर सुनने को मिली कि जिस पे फ़ौरी तौर पे यकीन भी नहीं आया हमें। शरफ़ुज़्ज़मा साहब हमारे यहाँ अक्सर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया करते थे। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन थे वो, और उनसे तालीमी इदारों के हवाले से, तालीम के शोबे के हवाले से हमारी बारहा मानी ख़ेज़ गुफ्तगू हुई है, जिससे हमें मतलब बहुत सारे अहम मौज़ूआत पे आवाज़ उठाने के लिए हमें काफ़ी मदद भी मिली। तो हमें 2 दिन पहले ख़बर मिली कि उनका इंतकाल हो गया हरकत क़ल्ब बंद होने की वजह से, जिसका हमें बहुत अफ़सोस है। हमारी दुआ है कि उनके जो लवाहिकीन हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए, और जितने भी आप लोग इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबसे भी दरख्वास्त है कि उनके दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और प्रोग्राम को आज हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस से मुतल्लिक़, मगर अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से बात करने वाले हैं। अगर आप वैसे इन्हीं ख़बरों का सहारा लें तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पे कोई ये कह रहा है कि हमने बहुत ही कमाल काम कर दिए हैं इस हवाले से, इस वबा से निमटने के लिए, और दूसरे मुखालिफ लोग ये कह रहे हैं कि आप बुरी तरह फ़ेल हो चुके हैं इस पे काबू पाने के लिए। ये लड़ाई या बयानात ये अपनी जगह, जो अदाद-ओ-शुमार लोगों तक पहुँच रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक हैं। 1 लाख के करीब लोग इस वक्त मुतासिर हो चुके हैं कोरोना वायरस से, और इसके साथ साथ 2000 से ज़ायद अमवात भी हो चुके हैं। ये जो अदाद-ओ-शुमार है ये आगे आने वाले दिनों में हमें किस जानिब लेके जा रहा है, उसमें इदारे क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या इस मुश्किल घड़ी में ज़िम्मेदारी के साथ सारा काम हो रहा है, इस तरह के बहुत सारे सवालात काम शहरी के जहन में जन्म लेते हैं। हम उन्हीं के साथ साथ जो ख़ुसूसी तौर पे आज अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी के हवाले से करने वाले हैं कि ठीक है, उन इदारों की और हुकूमतों की, उन सब की ज़िम्मेदारी तो है। अगर अवाम परेशान है, अवाम परेशान हो रहे हैं, तो क्या अवाम अपनी ज़िम्मेदारी पूरे तरीके से अदा कर रहे हैं? हमें ट्रांसपोर्ट, बाज़ार और किसी भी इदारे को देख लें आप, किसी भी सेक्टर को देख लें, यहाँ पे आपको जब हजूम नज़र आएंगे वहाँ पे किसी किस्म की कोई एहतियात नज़र नहीं आ रही। तो क्या ये ज़िम्मेदारी सिर्फ चंद एक लोगों की है जिन्हें ऐसा लगता है कि ये वाकई एक वबा है? आज भी एक सर्वे कर लिया जाए, आप सिर्फ लोगों से, आप 50 लोगों को रोक के पूछें, उन्हें कहें कि कोरोना वायरस, तो उनमें से आधे के करीब लोग ये कहेंगे नहीं, ये है ही नहीं, ये ऐसे फजूल बातें बनी। जब हमारा सोचने का अंदाज़ ये है तो फिर हम इस बीमारी से क्या लड़ेंगे, किस तरह अपने आप को बचाएंगे, और किस तरह ख़ुद तो सही है, हम इस भूल में और इस गलत फहमी में कि यहाँ ये कुछ है ही नहीं, इस चक्कर में हम पता नहीं ये वायरस कितने लोगों तक पहुँचा चुके हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ अब्दुल बासित मुंडिया साहब मौजूद हैं, जो कि एक सोशल वर्कर हैं, वॉइस ऑफ कराची के प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ साथ रोटरी क्लब कराची साउथ से भी इनका ताल्लुक़ है। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है?
अच्छा, आप क्या राय रखते हैं अपनी, जिस तरह कुछ दिन पहले हमने कहा कि 17वें नंबर पे है पाकिस्तान दुनिया भर में, ठीक है, इतने सारे ममालिक में 17वें नंबर पे सबसे ज़्यादा मरीज़ निकल रहे हैं। अभी वो और ज़्यादा जो है तशवीशनाक सूरत हाल होती जा रही है। अब हम गालिबन 16वें नंबर पे आ चुके हैं। तो ये जिस तरह पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कोई आपको नज़र आता है कि हम कंट्रोल कर लेंगे या अपने लोगों को इस वबा से बचा पाएंगे? हमारे जो सेहत के इदारे हैं वो उनकी कोई हिकमत अमली कुछ? देखें, अगर हम पिछले 15 दिन की बात करें, ईद से अगर आप एक हफ़्ते पुरानी, तो जिस तरह सूरत हाल स्पेशली कराची में चल रही थी तो वो बहुत अप्रिशिएटेड थी। जिस तरह हमने लॉकडाउन को एक मुसलसल रखा हुआ था, उसमें यह था कि आवाम की तरफ से भी हमें एक कोऑपरेशन नज़र आ रही थी, रोड पे लोग कम नज़र आ रहे थे, एक इसको कंट्रोल की एक हमारी काफ़ी हद तक कोशिशें चल रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब से ये लॉकडाउन ख़त्म हुआ, आपने देखा होगा, जैसे आपने अभी खुद जिक्र किया कि कराची के किसी सेक्टर में भी आप चले जाएँ, यू डोंट नो, आप उसको देखेंगे कि आवाम को अब तक ये भरोसा नहीं आ रहा कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ है, कोई SOP फॉलो नहीं होती, ठीक है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी अगले 15 दिन, 20 दिन, महीना, मे गॉड फॉरबिड, कि इसको कहीं भी इसकी रोकने की कोई निशानी नज़र आ रही है या कोरोना वायरस का कोई कंट्रोल नज़र आ रहा है। क्योंकि जब तक वही आपको जिस तरह शो का एक है कि हमारी ज़िम्मेदारी, जब तक हमने ये ज़िम्मेदारी नहीं उठानी, मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट हो जाए या डॉक्टर्स हो जाए, कोई भी ऐसा इदारा वो कुछ भी कोशिश कर ले, वो नाकाम रहेंगे इसमें। अच्छा, लोग क्यों यकीन नहीं कर पा रहे? लोगों को ट्रस्ट नहीं है? ये इदारे जब वो बात कर रहे हैं कि भाई घर में रहो, एहतियात करो, उन्हें मतलब ऐसे लग रहा है कि लोग यकीन नहीं कर रहे। लोग कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सच नहीं है, हमें नज़र आ रहा है कुछ भी नहीं है। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं, अगर आप दुनिया में देखेंगे, जब ये वबा का एक पता चला कि कोरोना वायरस की एक वबा चल रही है, तो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे अक्सर चैनल्स पे भी कुछ दिखाया कि किसी मुल्क ने कहा कि इसकी शरारत है। तो ये जो मल्टीपल खबरें आ गई थी, जो न्यूज़ आई थी, उसके बाद ये लोगों में कन्फ्यूजन फैल गई कि यार ये तो कह रहा है कि किसी मुल्क ने एक दुश्मनी निकाली है, एक वायरस छोड़ दिया है। फिर अक्सर जो आप देख रहे होंगे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है कि फ़लाँ कंपनी ने, फ़लाँ कंट्री ने इसकी एक वैक्सीनेशन निकाल ली। तो इतनी सारी न्यूज़ आ गई हैं कि इतना कन्फ्यूजन हो गया है कि अब तक जो कहते हैं ना कि वो आवाम को इतनी सारी न्यूज़ मिल गई है कि वो उनका दिमाग इतनी डाइवर्ट हो गया कि वो कन्फ्यूजन अब क्रिएट हो गई है। अब ये है कि अगर अल्लाह ना करे आज मेरे घर में या मेरे किसी रिश्तेदार इमीडिएट फैमिली में कोरोना वायरस होता है, तब जाके मुझे यकीन आएगा। वरना आपके सामने हैं जो अस्पतालों का हाल है, जो टीवी पे हम देख रहे हैं, जो लोगों की, अब हम पहले ये था कि हम सुनते थे फ़लाँ बंदे को कोरोना हो गया, अब आपने देखा होगा कि हमारे इमीडिएट रिश्तेदारों को, दोस्त यारों को, मतलब क्लोज रिलेशंस में हम आपके करीबी लोगों में जो है ना वो इन्फेक्टेड लोग नज़र आ रहे हैं अभी आपको। बिल्कुल। और ये हम बात पिछले कई दिनों से कर रहे हैं अपने स्टूडियो में कि आहिस्ता आहिस्ता कोरोना वायरस हमारी तरफ बढ़ता आ रहा है। बिल्कुल, ठीक है। तो उसमें हमारी अपनी लापरवाहियाँ बड़ी मैटर करती हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में लोग मुतासर होने वाले हैं, तो हुकूमती जो जिम्मेदारियाँ हैं, क्या वो सही मानों में पूरी हो रही हैं इस वक्त? ये एक बहुत अहम सवाल है इस नुक्ते पर। देखिए, मैं एक न्यूट्रल बंदा बन के बात करता हूँ कि मैं खुद आजकल कोई हमारे ये 47 डेज से हम लोग की एक टीम है जो डेडिकेटेड, जो इस वबा पे हम लोग एक काम कर रहे हैं कुछ एरियाज़ में। अभी मैं यहाँ स्टूडियो तक आया हूँ, रोड पे आपको किसी, मतलब आप कहें कि आपको बहुत ना होने के बराबर किसी बंदे ने मास्क पहना हुआ नज़र आएगा। अब आप ये गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट तो नहीं करोगे ना कि वो आपको आके मास्क पहनाएगी। तो वही बात आ गई कि अगर गवर्नमेंट क्या कर लेगी, लॉकडाउन करती है तो हमारे ताजे बरादरी रोड पे आ जाते हैं। आजकल आपने देखा होगा जैसे ये दुकानें खुल गई, अब स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन वाले वो धमकियाँ दे रहे हैं कि हम फ़लाँ दिन खोल रहे हैं, हम एक हफ़्ते बाद खोल रहे हैं। तो गवर्नमेंट की भी एक लिमिट है। देखिए, कोई भी इदारा भी एक लिमिट तक आप पे सख्ती कर सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सख्ती बहुत अच्छी जा रही थी। मैं नहीं समझता कि इस वक्त अगर कोई भी अगर इदारा आके कोई सख्ती करे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस बारे में बात करते हैं, मज़ीद इस पर बात करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि हम लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते इस वक्त। ठीक है, हमारा जो गरीब शहरी है वो मर जाएगा। सही। तो अगर लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकते, ओके फ़ाइन, तो क्या हिकमत अमली हमारे पास है, उस पर बात करते हैं। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ अब्दुल बासित साहब मौजूद हैं जो कि एक सोशल वर्कर हैं और इनसे हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से और हमारी ज़िम्मेदारी के हवाले से। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि जो ज़िम्मेदारी है, जो हुकूमत की जानिब से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो सही मानों में हमें नज़र नहीं आ रही हैं। तो अवाम जो है, अवाम भी हमें अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरह से निभाते हुए नज़र नहीं आ रही। अभी हमने ये देखा है कि लोग बिला वजह घर से बाहर निकलते हैं। सख्ती से मना किया हुआ है, आप बिला वजह घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, अवाम की जानिब से एक एहतियात हमें नज़र आती है कि हम ये देख रहे हैं कि जनरली हाथ मिलाने का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया हुआ है। अभी लोग बिला वजह हाथ नहीं मिलाते हैं, गले नहीं मिलते हैं, या अगर कुछ पुरानी आदत के तहत अगर हाथ मिला भी लेते तो ओह, तो उन्हें एहसास होता है कि नहीं, ये आजकल हमें नहीं करना है, वबा का वक्त है। इसके अलावा हमने ये देखा है कि वो कोई नहर देख लें, पूरे पाकिस्तान में कोई भी हब चौकी में पानी आ रहा है जो कराची के लिए, वो वाली नहर सी जो बनी हुई है वो देख लें आप। लोग इस तरह कूदे हुए हैं जैसे छुट्टियाँ, पिकनिक। आप जितने सियाहती मराकज़ हैं, सारे जगह हैं सारी, आप वहाँ पे देखें, वहाँ पे भी रश लगे हुए हैं। पुलिस अगर रोक रही है तो कतार लंबी खड़ी है कि हमें जाने दें भाई। तो लोगों के लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए पिकनिक बनी हुई है, और जो नहीं कर सकते उनको तो वैसे ही बाहर गोलियां भी चल रहे हों तो वो तो बाहर घूमे फिरेंगे ही, उन्हें कौन रोकेगा। तो क्या हम काबू पा सकेंगे इन अवाम को, इन लोगों को डील कर सकेंगे, और ये अवाम जो एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं वो इनकी उम्मीदें पूरी हो सकेंगी हुकूमतों से? देखिए, अगर हम आवाम की बात करते हैं स्पेशली कि जिस तरह लोग अब रोडों पे नज़र आ रहे हैं, मैं कहता हूँ कि इसमें आवाम का इतना कसूर नहीं है। ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, दो हुकूमतें इस वक्त चल रही हैं। अगर हम सिंध की बात करें, मैं कराची का एक शहरी हूँ। कराची में नो डाउट लॉकडाउन वाज वेरी गुड, एक बहुत सख्ती से चल रहा था। आवाम, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अप्रिशिएट भी किया था सबने इनिशियली। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ कि हम एक हफ़्ता जब ये बीमारी की वबा आई थी, हमने एक हफ़्ते बाद बिल्कुल ही काम शुरू किया, सोशल एक्टिविटी शुरू की, लोगों की मदद के लिए हम बाहर निकले। उस टाइम पे हमें भी परमिशन मांगनी पड़ती थी। हम किसी इदारे के साथ काम करें, हमने नहीं सर आप हमें लेटर देंगे तो हम रोड पे निकलेंगे। इतनी सख्ती थी कि हम भी डरते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे ही रमज़ान ईद करीब आई, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। अगर सिंध हुकूमत कह रही है सख्ती करनी है तो आगे से जवाब आता है खोल दो। तो उसने इतनी कन्फ्यूजन क्रिएट, जो आवाम के अंदर खौफ था वो ख़त्म हो गया। अब ये खौफ जब निकल चुका है, मैं नहीं समझता कि इसको फिर से वापस डालना किसी हुकूमत के लिए कोई आसान बात होगी। और रही बात कोरोना की, एक वबा जो फैल चुकी है, मैं नहीं समझता, मैंने जितनी मैं पढ़ता हूँ, जितना मैं देखता हूँ, इसको अब कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं रही। मतलब ये इतना फैल चुका है। अभी अगर नंबर्स की बात करें तो मैं तो इस पर भरोसा भी नहीं करता कि अगर आज हम 1 लाख तक पहुँच गए। मैं तो कहता हूँ कि इससे ज़्यादा होंगे। लेकिन आप नंबर ऑफ टेस्ट देखें, कितने हैं आपके वैसे बैक ऑफ द माइंड जहन में? मैं तो कहूँगा कि कोई 50 लाख ऐसे फिगर्स आ रहे हैं। देखें, मैं खुद एक शहरी हूँ, मैं खुद डरता हूँ। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि मेरे साथ को हमारे 200 के करीब लोग, हमारी टीम थी जो काम कर रही थी। आप यकीन करें सर, ईद के बाद जब हम कोई कैंप करने जा रहे तो रिग्रेट मैसेजेस आते हैं। कितने लोगों ने हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप छोड़ दिया। अब जाहिर सी बात है, मैं भी घर से निकलता हूँ, मेरी वालदा हैं, मेरे वालिद हैं, बच्चे हैं घर में, तो हमें भी खौफ आता है कि यार कल हम किसी और की खिदमत करने जा रहे हैं लेकिन हम अपने घर में एक जहमत लेके आए। तो आपको मतलब मैं कहूँ कि 200 से हम कोई 22 या 23 पे आ गए। अच्छा, 22-23 लोग जो हमारे साथ काम कर रहे हैं आज खड़े हैं, लेकिन उनमें से जब हम कोई काम की एक्टिविटी का अनाउंस करते हैं, कहते हैं यार मुझे कोई अकाउंट्स दे दो या हमें कोई सोशल मीडिया काम दे दो, घर से बाहर निकलने के लिए अब कोई तैयार नहीं है। इतना बुरी तरह लोगों में खौफ आया है। ये वो कुछ लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इसको मानते हैं, मगर आप देखिए जाए दूसरी तरफ जो आवाम रोड पे है, जो मजदूरी तबका है, जो आपका जो कहते हैं कि हम कारोबार के लिए निकल रहे हैं, बेसिकली वो कारोबार नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर 10-15 दिन मस्जिद बंद होता है, मैं मानता हूँ कि लोग कहते हैं कि रोज़ कमाने वालों को अफेक्ट कर रहा था। ये वक्त वो था, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, या आप घर में बैठ जाएँ या तो आप मर जाएँ। हमने वो गलत रास्ता अपना लिया है। और हमारी दुआ ये है कि अगर आप फिगर्स की बात करते हैं तो मैं कभी अपने मुंह से नहीं कहूँगा कितने, मगर एक अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अब पाकिस्तान में अगर आप सिंध को छोड़ के पंजाब को देखें कि पिछले 2 हफ्ते से जहाँ टेस्ट अब ज़्यादा होने लग गए, अब नंबर्स चेक करें, वो बिल्कुल ही एक रेशियो आपका जो है वो एवरेज रेट ज़्यादा आ गया। तो आई डोंट थिंक कि ये 1 लाख है, इससे ज़्यादा ही होंगे।
अच्छा, कल मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ देख रहा था, उस पे ये था, बड़ी एक अहम हदायत थी लोगों के लिए, देखने वालों के लिए, कि आप कोरोना वायरस से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा ख़बरें जो हैं वो मत ढूंढें। बिल्कुल। आपको जितनी मालूमात चाहिए वो आपको मिल चुकी हैं। एक आम शहरी को जितनी मालूमात चाहिए वो यही हैं कि आपने अपना मुंह ढाँपना है, हाथ धोने हैं, गले नहीं मिलना है, हाथ नहीं मिलाना है और एक सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। ये एक आम आदमी की मालूमात इतनी ही है। अब इससे ज़्यादा जब हम इसे भरना शुरू हो जाएंगे ना मालूमात को ख़ुद को मालूमात से, तो फिर हमारे लिए वो मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। ये हमने देखा है कि लोग ज़हनी तौर पे भी हिम्मत हारे हुए हैं। जो लोग एहतियात कर रहे हैं वो इस कदर एक्सट्रीम भी पहुंच चुके हैं कि वो इतना वैसे ही हार चुके हैं कि अगर उन्हें डायग्नोस हो भी गया तो वो शायद वैसे ही हिम्मत हार चुके हों। बिल्कुल। है ना? तो वो हमें अपनी ज़हनी सेहत जो है ना उसको भी बेहतर रखना है, और ऐसी बीमारियां जिनकी दवा नहीं होती ना, तो वो अपनी विल पावर से ही लड़ी जाती हैं, उन्हीं से ही इलाज किया जाता है। तो मेरे जो करीबी लोग हैं, 2 लोग मेरे जानने वाले हैं, 2 से ज़्यादा हैं, वो 2 जिनसे मेरा वाकई मिलना जुलना भी होता है, उन लोगों को कोरोना वायरस जो है वो मतलब उसका कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। वो दोनों की हालत बेहतर है, दोनों बेहतरी जल्दी से वो रिकवर कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे ये बताइए कि ये जो नुस्खे वग़ैरह हमें देखने को मिल रहे हैं कि कोरोना वायरस का शर्तिया इलाज, पता नहीं एक गुजरात में एक क्लिनिक के बाहर लिखा हुआ था कि 100 रुपये में कोरोना वायरस का शर्तिया इलाज, तो ऐसे लोग WHO को क्यों नहीं भेज रहे हम लोग? देखिए, नुस्खे तो इसमें काफ़ी हैं। मैं एक मतलब शायद बहुत लोग नाराज़ भी होंगे सुन के, मैं कहता हूँ ये जहालत है। आपने अभी बहुत अच्छी बात की कि कोरोना से बचने के 3 तरीके हैं। एक आप सोशल डिस्टेंस करें, एक आप मास्क पहने, अपने आप को साफ़ रखें, ठीक है। अगर आपको ये बीमारी अल्लाह ना करे किसी को लग भी जाती है तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, आपने एक नॉर्मल प्रैक्टिस में इसका इलाज करना है। जैसे कि आपने सुना होगा आजकल 2-3 ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वेंटिलेटर की मशीन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। इनमें सदाकत तो है ना इन खबरों में? सर बिल्कुल सदाकत है, लेकिन अगर आप WHO या गूगल पे जाके सर्च करें कोरोना वायरस में, आपको कोई वेंटिलेटर, हज़ारों में से कोई 50 आदमी होते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है। कोरोना वायरस के जो शिकार लोग, जो इस बीमारी से मुब्तला लोग होते हैं, उनको हर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होती। सही है। तो कहने का ये कि जो आपने कहा कि 100 रुपये में इलाज हो रहा है, तो मैं तो कहता हूँ लोगों को इस झालत से बाहर निकलना चाहिए। कितने ऐसे नुस्खे हैं जो हमने खुद हर्बल जो सुने हैं, इससे आपका इम्यून सिस्टम और मज़ीद ख़राब होता है। मतलब मेरे एक जानने वाला है, उसने कुछ एक आजकल एक हर्बल एक वो निकला है नुस्खा, सना मक्खी, उसी का जिक्र हो रहा है। हम ठीक है बात करते हैं वेंटिलेटर के हवाले से, आप कह रहे हैं, और दूसरा ये जो हर्बल जो टोटके हैं इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ये इस पे बात जो है मैं चाहूँगा कि दोस्तों आप भी हमारा प्रोग्राम में साथ दें, कॉल करें और आप भी बताएं कि आप क्या ख्यालात रखते हैं इस बारे में। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम अपने प्रोग्राम में इस वक्त बात कर रहे हैं कोरोना वायरस और हमारी ज़िम्मेदारी। इस मौजू पर बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल बासित साहब, जो कि एक सोशल वर्कर हैं और इनसे वॉइस ऑफ कराची के प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे बात वक्फे से पहले जो हो रही थी वो सना मक्की के हवाले से हो रही थी, और ये जो हर्बल टोटके हैं इनके बारे में, दूसरा वेंटिलेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों को बताता चलूँ कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर जो है यहाँ स्क्रीन पे आपको नज़र आएगा, 0213512345 ये हमारा नंबर है। इस पर रब्ता कीजिए और अपनी राय हमारे स्टूडियो में, हमारे प्रोग्राम में शामिल कीजिए। अच्छा जी, तो वेंटिलेटर्स की तादाद के हवाले से और ये जो हर्बल जो नुस्खे और टोटके हैं इनके बारे में कुछ कह रहे थे, मैं चाहता हूँ कंटिन्यू कीजिए, बताइए। देखिए, हर्बल टोटके के बस ये एक ऐसा इलाज है जो हर किसी को सूट नहीं करता। पहली बात, आप इसको रिसर्च भी कर सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर्बल टोटके में अगर आप वो करें तो किसी बीमारी का इलाज। अगर आप एक
कॉमन सेंस की बात है, अगर कोरोना वायरस का इलाज निकल चुका हो तो दुनिया में जो अब आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ हर थोड़ी देर में आ रही है, फ़लाँ मुल्क ने इसका वैक्सीनेशन निकाल लिया, फ़लाँ मुल्क ने ये कर लिया, तो अगर उनको इस इलाज में अगर इतनी वो होती, अगर इसमें सदाकत होती, तो अब तक कोई ना कोई मुल्क इसको अपॉर्चुनिटी को अवेल कर चुका होता, पहली बार। ठीक है। तो मैं आवाम से आपके इस शो के उससे आपके थ्रू मैं ये कहूँगा कि देखें, कहानी स्टोरीज सब सुनते हैं, न्यूज़ ब्रेकिंग हर बंदा सुनता है, थोड़ी अकल का इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी कोई चीज़ खाएं तो उससे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। हर्बल से साइड इफ़ेक्ट को ये नहीं कि बंदा मर जाता है, बीमार हो जाता है, बहुत सी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी साइड इफ़ेक्ट्स हर्बल से होती हैं, वो आपको मज़ीद एक नई मुसीबत में डाल सकते हैं। तो मेरी आवाम से ये कि है, मशवरा है कि प्लीज़ आप टोटकों पे मत जाएं, आप इसका भी इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक वबा है जिसका आपने ख़ुद बताया कि और कितना आसान है। आपने 3-4 चीज़ें करनी जो हर बंदे के बस की बात है। हमारे प्रोग्राम की एक वीडियो भी वो व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें हमारे एक मेहमान वो सना मक्की के बारे में बता रहे थे, और मुझे इंस्ट्रक्शंस भी आई थी कि मुझे वो आप दोस्तों को आगाह करना है। सना मक्की को अगर हर्बल ट्रीटमेंट के हवाले से देखा जाए तो वो कब्ज़ के इलाज के लिए, मैदे की सफाई के लिए वो दवा इस्तेमाल होती है, और उससे कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। लाइक किसी को मोशन लग जाते हैं, उसको वैसे ही जब इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो वहाँ पे जो है वो वीकनेस की तरफ एक अगर पेशेंट आना शुरू हो जाए तो वो उसके ख़िलाफ़ भी जा सकती है सारी ये बात। तो इसलिए कोई भी तरीका इलाज वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप उसे इस्तेमाल करें या ना करें। टीवी पे जब भी कोई आपको इस तरह कोई चीज़ सजेस्ट कर रहा हो तो आप सिर्फ ये देख लिया करें क्या वो वाकई कोई तबीब है या कोई हकीम है, हर्बलिस्ट हैं या कोई मुस्तनिद डॉक्टर हैं। तो उनका वो अगर कोई बात कर रहे हैं तो आप उनको किसी से मशवरा करके ज़रूर इस्तेमाल करें, मगर ऐसे ही कोई भी चीज़ के ऊपर जो है वो आप उस तरह अमल ना करें जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला बन सके और मुतासर हो सके हम लोग। कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, फ़हीम भाई कैसे हैं? याहिया अस्कर। बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया भाई आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र है, आपके मौजूद मेहमान को सलाम हो। बड़ी अपनी अच्छी बात की, क्योंकि मैं भी अभी इस पे देख रहा था कि बात ये कि हर आदमी को हर चीज सूट नहीं करती। पहली बात ये, अब हर आदमी एक लेके निकल आता है चीजें कि भाई ये इस्तेमाल कर लो, ये इस्तेमाल कर लो, ये इस्तेमाल कर लो। देखिए ये जो सनाए मक्की भी है, ये आपका ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हकीकत अगर पूछें, हम एक जज्बाती तौर पे तो बातें करते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है। मेरी नज़र में जो असल चीज़ है ना, मैं जो ऑब्जर्व किया इतने अरसे के अंदर, वो किया अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत को आप बढ़ा के रखें, आप अपने आप की रेजिस्टेंस बॉडी की बढ़ा के रखें। उसका तरीका ये है कि आप डाइट अच्छी लें, जंक फूड नहीं खाएं। आप अपने जो आप इतने, अल्लाह का कितना शुक्र है फ़हीम भाई कि इतने बड़े इतनी ज़बरदस्त फ्रूट्स मौजूद हैं। वो फ्रूट्स आप फ्रेश लें, आप डब्बे का जूसेस ना पिए, आप जो है ना वो सारी चीजें इस्तेमाल करें जो आपके पास नेचुरल चीजें। ये अभी भी मैं आपको बता दूं, दुनिया में कहीं इसका ट्रीटमेंट आया नहीं है। ये एक वैक्सीन है, जो सो कॉल्ड वैक्सीन है, जो माशाल्लाह वो हमारे बिल गेट्स साहब बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो तो उन्होंने 18 महीने का टाइम दिया है। इस दौरान आप ये रियलाइज करें कि अगर आपके लोग मुतासिर हो रहे हैं तो किस लिए उतारें कि आप बेरोजगार हो रहे हैं। आप ये देखिए ना, उनकी हेल्प करें, आप उन लोगों के लिए कुछ काम करें। लेकिन जब आप खुद सेहतमंद होंगे तो आप अपने तौर पर, जब आप अपने आपकी बॉडी आपकी ठीक हुई तो आप लोगों की हेल्प कर सकेंगे। लेकिन ये जो अजीब अजीब किस्म की जो रेमेडीज आ रही हैं, अजीब अजीब किस्म की चीजें आ रही हैं कि आपको यही नहीं पता कि आपके इस मौसम में क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो मेरा तो जो आपके मौजूद मेहमान बैठे हैं उनसे यही सवाल है मेरे भाई कि जो लोग मुतासिर, मतलब जो लोग मुतासिर ऑन द अदर वे हो रहे हैं, क्योंकि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोग काम धंधे नहीं है, लोग उससे लोग फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, उनकी दिलजोई के लिए, उनके करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मेरा सवाल ये। थैंक यू सो मच फ़हीम भाई। बहुत शुक्रिया साहब, क्या कहते हैं? नहीं, पहले तो मैं अभी ये जब हम डिस्कशन कर रहे थे इसमें मुझे एक बात दिमाग में आई कि जब हम हर्बल की बात करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा लोग वेट यूज़ के लिए ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ। और ग्रीन टी तकरीबन मैं आपको बताऊं जाली होती है। मैंने अगर वेट लूज़ करना है तो मैंने फ़ौरन एक ईजी हल निकाला, ग्रीन टी पीना शुरू कर दी। यही चीज़ आजकल लोग कोरोना वायरस के लिए भी कर रहे हैं, जिनको नहीं भी है वो भी इस खौफ में करें। भाई ने अभी बिल्कुल सही बात की कि हमें इन चीज़ों से हट के उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो अफेक्टेड हुए हैं।
तो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हर सिटी, हर शहरी को अपनी एक ज़िम्मेदारी के ऊपर इनकी भी इस तरह के जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी भी खिदमत करनी चाहिए। मैं अपने प्लेटफॉर्म का बताता हूँ, वॉइस ऑफ कराची हम लोग पिछले काफ़ी मतलब 1-1.5 महीना हो गया हम भी उन इलाकों में जाते हैं जहाँ लोगों को ज़्यादा अफेक्टेड हुए हुए हैं, जहाँ बेरोज़गारी ज़्यादा फैली हुई है और जहाँ पर वो उन जगहों पे जहाँ पीने का पानी का वैसे ही एक्सेस नहीं था, तो हम वहाँ भी जा रहे हैं, उनको भी अपने साथ रख रहे हैं। हमारा एक ग्रुप है और हम इसको प्रमोट भी करते जा रहे हैं। और हम सिर्फ कराची ही नहीं, हम हैदराबाद, सुजावल और पिछले हफ्ते हम हब चौकी पे लजबेला डिस्ट्रिक्ट में भी गए। तो जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि हमें भी देखना है कि हमारे भी घर हैं, हमारी भी फैमिली है, जहाँ तक हम अपनी एहतियात में जा सकते हैं उनको भी अप्रोच करते हैं। सही। और याया भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, अभी कॉलर हमारे से, हमारे रेगुलर कॉलर हैं ये, और इन्होंने बड़ा सही कहा कि आजकल इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए हुए हैं, अब वो खाएं। इम्यूनिटी को हमने बढ़ाना है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो अपने अंदर पैदा करनी है हमने और उसको बेहतर करना है। उसका सिर्फ जो एक तो ये फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करें, आजकल ऐसा नहीं, सस्ते सस्ते फ्रूट्स आए हुए हैं। अब तरबूज़ है, वो भी बहुत महंगा नहीं है। आम है हमारे यहाँ पे, वो भी बहुत महंगा नहीं है। आम भी हम तकरीबन हर बंदा खा सकता है, तरबूज खा सकता है, और भी बहुत से खरबूजे वगैरह है, वो भी हमारी पहुँच में होते हैं। नींद बड़ी ज़रूरी है। 8 घंटे जब तक हम सुकून से सोएंगे नहीं, तब तक आप मतलब अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पे समझेंगे काम नहीं कर रहे। तो अच्छी नींद लेना ये भी बहुत अहम है। सादी खुराक रखें, मसालों से और इन सारी चीज़ों से ज़रा अवॉइड करें, फ्रूट खाएं। ये है क़ुव्वत मुदाफ़ियत का राज। एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप दोस्तों की राय भी शामिल करते रहेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक सोशल वर्कर हैं और हमारे मेहमान से बात जो हो रही है वो हो रही है कोरोना वायरस और हमारी ज़िम्मेदारी के हवाले से। वक्फे से पहले हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं पे बात की इसी मौजू के हवाले से। अभी अब्दुल बासित साहब, मैं चाहता हूँ कि हम उन लोगों की बात करते हैं जो वाकई इससे मुतासिर हो रहे हैं। हर घर में या हर एक के जानने वालों में से कोई ना कोई अब मुतासर जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। तो जो लोग मुतासर हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन लोगों के प्यारे मुतासर हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि उनको कुछ सही मालूमात मिल सकें इस बीमारी से लड़ने के हवाले से? देखें, जब से ये वबा का हमने सुना है और जब से ये बीमारी फैल रही है, बहुत से ऐसे बुज़ुर्ग हैं, बहुत से ऐसे घर में ख़वातीन हैं जो इतना खौफ में आ गए हैं कि आप समझिए कि अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं इतना खौफ में आ गया हूँ कि कल अगर मेरा पॉजिटिव आ जाएगा ना तो मैं 95% उस खौफ में मर जाऊँगा। तो हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि देखिए, ये बीमारी कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई वैक्सीनेशन नहीं है, लेकिन आप इस बीमारी से लड़ सकते हैं। आपने सिर्फ इतना करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आज इस बीमारी का शिकार हूँ तो मैंने अपने आप को एक अलग कर देना है। अलग करने का मतलब ये नहीं कि ये बीमारी कोई जानलेवा है। अलग करने से फ़ायदा ये है कि अगर मेरे घर में माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, तो ये बीमारी उन तक ना लगे, उनके ऊपर स्प्रेड ना हो, आम लोगों में स्प्रेड ना हो। तो लोगों को इस खौफ से निकल जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कहें कि ये बीमारी अगर मुझे ये कोरोना वायरस हो गया तो मैं मर जाऊँगा। ये खौफ हमें अपने आप से निकालना चाहिए। बड़ी उम्र के लोग हैं जो मुझे लगता है कोई 3 महीने से वैसे ही घर में बैठ के अगर आपको मैं घर में बंद कर दूँ 3 महीने तो आपको एक ऐसी डिप्रेशन हो जाएगा। तो डिप्रेशन की कोरोना के साथ कोरोना प्लस डिप्रेशन ही बीमारी हो गई है। तो आवाम को इससे थोड़ा सा खौफ में निकालना चाहिए अपने अंदर से, अपने घर वालों। आपने एहतियात करना है। देखें, एहतियात हम नहीं छोड़ सकते। हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो 80 साल तक की उम्र के लोग जो हैं उन्होंने भी रिकवर किया है। बिल्कुल ठीक है। और दुनिया में जी हाँ, और सिर्फ इस जब मतलब कोई भी इससे अगर इन्फेक्ट होता है तो मतलब इन्फेक्शन अगर किसी को होती है तो एक तो इन्फेक्शन है, दूसरी कॉम्प्लिकेशन है। बिल्कुल। कोई 99% लोगों में सिर्फ इन्फेक्शन है जो खुद ब खुद रिकवर हो जाती है थोड़ी सी एहतियात से, अपने आप को आइसोलेट करके, और बॉडी जो है खुद ही हील करना शुरू कर देती है। और
1% लोग कॉम्प्लिकेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें वेंटिलेटर्स वगैरह पे जो लोग जाते हैं और वहाँ से भी लोग बच के आ रहे हैं। तो उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है, ये बढ़ता जा रहा है ये मसला, इंशाअल्लाह इस पे काबू पा लिया जाएगा। हमें अपनी तरफ से पूरा किरदार अदा करने की ज़रूरत है सही मानों में। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं खुरम लोधी बात कर रहा हूँ हैदराबाद से। खुरम लोधी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्त? जी, एक तो कहना ये था कि लॉकडाउन जो है ना, इसको हमें को नरम नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात ये कि अगर लॉकडाउन से आवाम नहीं रुक रही थी और तैयार नहीं थी, इस बात पे एग्री नहीं थी, तो हुकूमत को चाहिए कि कर्फ्यू लगा दे। कर्फ्यू माजी में 1988, 90, 92 के अंदर भी कर्फ्यू लगते रहे ना, उस वक्त भी कारोबार थे, सब कुछ थे। जब जिंदगी नहीं होगी तो कारोबार वगैरह क्या होंगे? तो हुकूमत को चाहिए कि कर्फ्यू लगाए, कर्फ्यू लगा के उस पर सख्ती से अमल दरामद कराए, क्योंकि इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा हमारे मुल्क के अंदर मरीज हो गए और ये नहीं रोका गया। तो ये अल्लाह ना करे जिस सिमत हम जा रहे हैं वो मैं तो अल्फाज भी अदा नहीं करना चाह रहा कि वो हो रहे हैं। दूसरी बात ये कहनी थी मेरे को कि सना मक्की के बारे में, हमारे एक दोस्त है, उनको कोरोना था, तो उन्होंने 3 दिन कंटिन्यू सना मक्की पी, तो अल्लाह तबारक व तआला के करम से वो शिफायाब होकर घर पर भी वापस आ गए ना। अब असल में सना पीने का तरीक़ेकार होता है, तो खुराक होती है, वक्त होता है, मिकदार होती है, 3 चीज़ें होती हैं। अब इन 3 चीज़ें हट के आदमी कोई कुछ करेगा तो वो पानी भी नुकसान दे देगा। अब आप एकदम गर्मी से घर में आती ठंडा पानी पी लें, पानी तो शिफा देता है लेकिन वो भी बीमार कर देगा। पानी हद से ज़्यादा पी लें, उसकी खुराक से हट के पी लें तो हैजा कर देगा। तो हर चीज़ की लिमिट होती है और लिमिट किसी मुस्तनद आदमी से पूछ के ही इस्तेमाल करनी चाहिए ना। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। 2 बातें इन्होंने कहा कि कर्फ्यू लगा दिया जाना चाहिए, लॉकडाउन को नरम नहीं करना चाहिए था, तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से, क्या राय है आपकी? देखें, इट्स टू लेट, अब ये फैल चुका है। हाँ। अगर आप एक नॉन स्टॉप कर्फ्यू चल रहा होता तो मैं इस बात को कहता कि यार चले सही है। अब लोग बाहर निकल चुके हैं, ये वबा फैल चुकी है, अब हमें एहतियात की तरफ जाना चाहिए, हमें कर्फ्यू की तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर ये अवाम ने इसी तरह जो रखा है, जो जिस तरह हम देख रहे हैं आजकल रोज़मर्रा ज़िंदगी, लोग नॉर्मल लाइफ में आ गए, ये है कि हम इसको सख्त कर सकते हैं, हम टाइमिंग पे सख्त कर, लेकिन अब कर्फ्यू लगाने का मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा है, क्योंकि ये फैल चुका है। सही। और इन्होंने कहा जो हर्बल मेडिसिन के हवाले से, ये बिल्कुल वही बात जो मैंने कुछ देर पहले की, कि हमारे यहाँ एक बात की बहुत मशहूर है कि अगर मैंने वेट लूज़ करना है, मैंने एक्सरसाइज नहीं करनी, मैंने वर्कआउट नहीं करना, तो लोग ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर देते हैं। वो ग्रीन टी इतनी पीते हैं कि उसमें उनको डाइजेस्टिव कब्ज़ हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो इन्होंने भी यही कहा कि सना मक्खी का भी एक शायद तरीका है इस्तेमाल करने का, ये नहीं कि आप हर वक्त पी लें, या इसका भी कोई दवाई भी होती है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है कि आपने 3 टाइम या 2 टाइम लेनी है। तो मैं समझता हूँ अगर ये कहते हैं, और हमने भी सुना है, देखिए हर्बल में ताकत है, लेकिन मैदे के अमराज के लिए खुसूसी तौर पे वो दवाई बताते हैं हिकमत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। तो मगर सही है, अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है, और बल्कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कोई भी दवा नहीं ली, वो सिर्फ अपने आप को अलग बैठे हैं, 2-3 दिन में वो भी रिकवर होना शुरू हो गए। ऐसे भी लोग हैं जिनको सिम्टम्स ही नहीं आए, पता नहीं चला, वजीर है सिंध के, जिनको कोरोना स्टार्टिंग में हुआ था, वो खुद कहते थे मुझे पता ही नहीं है, रिपोर्ट में आ रहा है, बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन वो आइसोलेशन में गए। तो ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आपको या कोई सिम्टम्स भी आए। अच्छा, लॉकडाउन पूरी दुनिया में हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब पूरी दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वो अब लॉकडाउन को नरम करने की तरफ आ रहे हैं, और उन्होंने नई स्ट्रेटजीज़ के साथ जो है वो सब कुछ लॉकडाउन जो है ख़त्म किया है। तो बहुत सारे ममालिक ने, तो पाकिस्तान ने भी लॉकडाउन को ख़त्म किया है, क्योंकि अपने आप को घरों में बिठा के हम इससे बच तो नहीं सकते हैं, स्लो ज़रूर कर सकते हैं इसका प्रोसेस। अब तो आपने सही कहा कि अब देर हो चुकी, अब ये निकल चुका। बाहर की दुनिया में क्या मॉडल जो है वो अप्लाई किया उन्होंने किस मॉडल के तहत जो है वो फाइट किया है इस सारे मुश्किल वक्त में, और पाकिस्तान में किस तरह किया गया, ज़रा थोड़ा सा इस हवाले से मैं चाहता हूँ कंपैरिजन कर लिया जाए। नंबर 1 कि आप पाकिस्तान को बाहर की दुनिया से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जो बाहर की दुनिया में लॉकडाउन के साथ आवाम को फैसिलिटी दी गई थी, मैं समझता हूँ पाकिस्तान ने इसका 1% भी नहीं दिया गया। 1% भी मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो आवाम को गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा रिलीफ नहीं मिला। आपने लॉकडाउन किया, घर में बंद कर दिया। दूसरी बात,
कि बाहर की दुनिया और हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक डिफरेंस ये था कि वहाँ पर रिलीजियसली लॉकडाउन लगा, मतलब सख्ती। यहाँ के मेरे कुछ दोस्त हैं जो दुबई में रहते हैं, मलेशिया में, लंदन में रहते हैं, जब हम उनसे फ़ोन में बात करते तो वो कहते थे यार तुम लोग तो बाहर निकलते हो, हम तो सोच भी नहीं सकते बाहर निकलने के लिए। दैट्स अ बिग, इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस कि एक लॉकडाउन हमारा और एक लॉकडाउन उनका। दूसरा, उनके लॉकडाउन में सख्ती थी प्लस फैसिलिटीज़ थी, हमारे लॉकडाउन में सख्ती थी विद ज़ीरो फैसिलिटीज़। अब जो लोग रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, उसको किसने देखा? मैं मानता हूँ राशन ड्राइव्स हुई हैं, हर पार्टी ने की, हुकूमत ने की, फेडरल ने की, प्रोविंशियल ने की, लेकिन अगर आप आवाम से पूछ सकते हैं कि कितने लोगों को मिला, आई थिंक 10%, 15%, उससे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन आपने तो लोगों को घर में भर के एक तो भूखा मार दिया। 15% टोटल नहीं, 15% ज़रूरतमंद। 15% जी, ज़रूरतमंद में 15%। हाँ, मैं तो कहता हूँ, मतलब मैं 15% ही बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ सर, क्योंकि मैंने भी कराची के कोई काफ़ी एरियाज़ में हमने विज़िट किया है। मैं ये नहीं कहूँगा हमने हर जगह राशन बांटा है, हमने विज़िट तो किया है ना। वहाँ लोगों से आप पूछिए, वो कहते थे कौन सा राशन, कहाँ से राशन, किसका राशन। मतलब उन लोगों को मैं नहीं समझता। आपको आज भी हमारे से, मैं कह रहा हूँ ना, हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते दूसरे ममालिक से कि आपके यहाँ तो पानी नहीं है पीने का। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने आप को फिर भी कहते हैं कि वी नॉट इवन इन अ सिचुएशन टू कंपेयर आवरसेल्फ फ्रॉम अदर कंट्रीज। कोरोना के स्पेशली मामले पे आप नहीं कह सकते। ठीक है, तो अब बाहर के ममालिक की लिस्ट में हम कहीं ना कहीं हम खड़े तो होते हैं वो, क्योंकि जिस तरह हम तेज़ी से 17वें से 16वें और 16वें से आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें इसको सिर्फ हम लोग सारे मिलके ही रोक सकते हैं। जो हुकूमतों के किरदार हैं वो अपनी जगह हैं, वो भी अपने तय कोशिश कर रहे हैं जो उनके इख्तियारात में है। हम लोग अपनी तरफ से पूरा जोर लगा के अपने आप को एक ज़िम्मेदार समझते हुए, ज़िम्मेदारी लेते हुए हम इस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। किसी से भी मिलें तो ये समझें कि जिससे मिला जा रहा है वो भी पॉजिटिव है और आप जिससे मिल रहे हैं आप भी पॉजिटिव हैं, मतलब कॉन्विट पॉजिटिव। तो उससे ये हो सकता है कि आप एहतियात इतनी करेंगे कि आपकी वजह से उसको या उसकी वजह से आपको वो नहीं लग सकेगा। और हमें बिला वजह घर से बाहर निकलने की और गैदरिंग वगैरह की वो ज़रूरत नहीं है। रिश्तेदारों की आपस में जो है मुलाकातें ये भी नहीं होनी चाहिए, इसमें भी थोड़ा सा अवॉइड किया जा सकता है। कुछ अरसे की बात है, इंशाल्लाह हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच अब्दुल बासित साहब, आप तशरीफ़ लाए, हमने इस हवाले से काफ़ी मुफीद आपसे मालूमात हासिल की। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो बात करेंगे सेहत के शोबे के हवाले से, दांतों की सेहत के हवाले से बात होने वाली है। बहुत सारी मुफीद मालूमात जो आपको बज़रिया कॉल और वैसे हमारे सवाल जवाब के ज़रिए आप तक पहुँचेंगी। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास। और वक्फे से पहले जैसा कि आप दोस्तों को ये बताया गया था कि जब हम आएंगे तो हम दांतों की सेहत के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ लास्ट मंडे भी मौजूद थे डॉक्टर सुलेमान ख़ान, जो कि एक यंग डेंटल सर्जन है। तो इनसे इस हवाले से हमने कुछ पहलुओं पे बात की थी। आज ज़रा मज़ीद इसी बारे में बात करेंगे। मैं जनाब डॉक्टर सुलेमान ख़ान साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब देखें, पिछली दफ़ा हमने बात की थी मुख्तलिफ पहलुओं पे, जिस तरह सफाई के हवाले से हमने कि दांतों का हमारी जो खूबसूरती है उसमें क्या किरदार होता है और दांत कितने अहमियत रखते हैं, अच्छे दांत, साफ़ दांत, सीधे दांत, तो इस बारे में बात कर रहे थे। तो आज हमने दो पहलुओं में बात करनी है, मगर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जो सफाई के हवाले से थोड़ा सा एक दोबारा रिमाइंड करवाते हैं लोगों को कि हमने पिछले प्रोग्राम में क्या बात की थी, और जिन लोगों ने हमारा लास्ट प्रोग्राम नहीं देखा उनकी भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, उनके लिए भी। तो दांतों की सफाई का सही तरीका क्या है जो हमें ख़ुद भी जानना है और अपने बच्चों को भी हमने गाइड करना है और वही तरीका सिखाना है। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ ज़रा उस बारे में गाइड करें। बिल्कुल फ़हीम। हमें आज बात करेंगे कि दांतों की टेक्निक, वैसे इसको कहते हैं ब्रशिंग टेक्निक। ठीक है, हम ब्रशिंग के कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ ज़्यादातर लोग आजकल जो होते हैं वो
यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टली, ठीक है। ठीक है, हम इसको बहुत आसानी से वो करेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। जी जी आजकल लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टली ब्रश यूँ करते हैं, सही है, जी, जी। जिसकी वजह से आपको जो दान के दरमियान की जगह है वो साफ़ नहीं होती। आप अच्छा। देख रहे हैं, ये देखें जल्दी से दान के दरमियान की जो जगह है जिसे इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं वो साफ़ नहीं होती। तो हमें तो तीत के ऑल सरफेस साफ़ करने, हाँ। ठीक है। अगर ऑल सरफेस साफ़ नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं फूड पार्टिकल रह गया तो वो हमारे लिए कैविटी पे जा सकता है, प्लाक पे जा सकता है, कैलकुलस पे जा सकता है, वो मसला पैदा कर सकती है। तो इसका आसान तरीका ये है कि हम जो ब्रश का ब्रिस्टल है वो 45 एंगल रख के टूवर्ड्स गम्स की तरफ 45 एंगल रखें और यूँ सर्कुलेशन मोशन। अच्छा ठीक है, देख रहे हैं, ब्रश को 45 एंगल रखने हैं अच्छा। टूवर्ड्स द गम्स, ठीक है, ताकि गम्स और टीथ के दरमियान जो स्पेस है वहाँ जितने फूड पार्टिकल्स होते हैं ताकि वो निकाल दें हम लोग आसानी से। यूँ अब पहले सर्कुलेशन मोशन में करेंगे और फिर यूँ निकालेंगे, देख रहे हैं, ऊपर की जानिब, बिल्कुल सही है। इसी तरह आगे भी हमें सर्कुलेशन मोशन में करनी है, जो इंटीरियर टीथ हमारे होते हैं उनके, ठीक है। फिर हमें आ जाते हैं जो टॉप की स्पेस होती है, टीथ के टॉप की स्पेस, हम इसमें हॉरिजॉन्टली करेंगे। अच्छा यहाँ पे बिल्कुल। ऐसी होगी सीधी, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह सिर्फ बाहर की जगह जो बाहर को जो दिख रहा है वो साफ़ नहीं करना होता हमें, बहुत आसान अल्फाज में कह देता हूँ, हमें अंदर भी दिखना होता है। कुछ लोग होते हैं बाहर के साफ़ करते हैं और कहते हैं कि हम 2 दिन का 2 टाइम्स ब्रश करते हैं फिर भी दांत क्यों गंदे हमारे, क्यों बैड स्मेल आ रही है। हमें ख्याल रखना चाहिए कि मैंने जैसे पहले बताया ऑल टीथ के ऑल सरफेस हमें साफ़ करने, ठीक है। इसी तरह हम लोग अंदर की सर्कुलेशन मोशन में साफ़ करेंगे, यहाँ से भी और बाकायदा यहाँ से भी सर्कुलेशन मोशन। तो जो और फिर ऊपर वाले यूं जो दांत होते हैं वो थोड़ा सा मेरा ख्याल ज़्यादा ट्रिकी होता है साफ़ करना अंदर के दांत? अंदर से, जी हाँ। नहीं, आपको जब देखो अगर ड्यूरेशन ज़्यादा देंगे, टाइम की ड्यूरेशन ज़्यादा देंगे ब्रश करते वक्त तो वो साफ़ हो जाते हैं। जो हमारा आम रूटीन है, ज़्यादातर लोग बस यूँ ब्रश करके अंदर से यूँ करके चले जाते हैं। जी। अगर टाइम ड्यूरेशन से बंदा करे 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक, दिन में 2 दफ़ा है, 2 मिनट से लेकर 3 मिनट तक, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई स्पेस ऐसी रह जाएगी। ठीक है। अगर इसी टेक्निक से यूज़ करेंगे और प्रॉपर 2 मिनट्स तक करेंगे, ज़्यादातर लोग तक जाते, शुरुआत में बंदा तक जाते, करते करते ब्रशिंग करते करते तक जाते, लेकिन जब आपकी आदत बन जाएगी तो आपको 2 मिनट के बगैर वो मज़े नहीं आएगा कि हाँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं तसल्ली होती, नहीं होगी तब हाँ तक। कि मैंने ब्रश, जैसे आजकल लोग कि मैंने सुबह ब्रश नहीं करा, पता नहीं कैसे लगूंगा, तो इस तरह जब तक 2 मिनट्स का ब्रश वो नहीं करेंगे तो उसको तसल्ली नहीं होगी कि यार मेरा कोई स्पेस खाली रह गया है, माइंड में ना वो चीज़ चलती रहती है इंसान की। सही है। अच्छा डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना चाहिए और ज़्यादा देर तक भी नहीं करते रहना चाहिए, इस बारे में क्या राय रखते हैं आपकी आप? बात सही है। जैसे ज़्यादा ज़ोर से क्या होता है, एग्रेसिव ब्रशिंग होती है, वो हमें एग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करनी चाहिए। उससे हमारे जो देखो टीथ के 3 लेयर्स होते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। उसका जो पहले लेयर होता है वो एनिमल होता है, ठीक है। दूसरा लेयर जो होते हैं वो डेंटिन होते हैं, तीसरा लेयर होता है वो पल्प होता है, ठीक है। 3 लेयर होते हैं टीथ के। जो एनिमल लेयर होते हैं वो सबसे हार्डेस्ट लेयर होते हैं, पूरे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट जो एक पार्टिक वो है थिंग्स है वो है एनिमल, ठीक है। हम लोग इतना अग्रेसिव ब्रश करते हैं कि वो एनिमल वेयर ऑफ हो जाते हैं, जो पहली लेयर है। जो पहले लेयर है। अच्छा हाँ, तो उससे क्या होता है, डेंटिन वाजे हो जाते हैं। डेंटिन असल में डेंटिन का जो कलर है वो येलोइश कलर है, ठीक है। Okay. उनके टीथ के जो वाइटनिंग अपने वाइटनिश कलर है जो चमकते हैं वो चले जाते हैं, वो असल में होता है एनिमल के क्रिस्टल के कलर होते हैं, सही। ठीक है। जब हम लोग एग्रेसिव ब्रशिंग करेंगे तो उससे क्या होगा, एनिमल के कलर उतर जाएगा, सेंसिटिविटी फील होगी, ठीक है। इसके साथ साथ एक और मसला भी हो सकता है, आपको गम जो है जिसे हम लोग मसूड़े कहते हैं, ठीक है, उसके गम रिसेशन भी शुरू हो सकती है। गम रिसेशन शुरू हो सकती है, ये जा सकते हैं रूट तक। देखो गम्स ने रूट को कवर करा है, ठीक है, नीचे बोन को कवर करा है, बोन ने रूट को कवर करा है। जब गम रिसेशन स्टार्ट हो जाती है तो बोन की रिसेशन भी स्टार्ट हो जाती है, बोन भी अंदर ख़त्म होता जा रहा होता है, ओके, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ देर में दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, इतने वीक कर देते हैं। क्यों? एक छोटी सी गलती की वजह से कि हम लोग ब्रश को हार्ड यूज़ करते हैं और बहुत अग्रेसिव यूज़ करते हैं। ठीक है। आपने कहा लास्ट प्रोग्राम में याद है कि जो बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश होता है वो आप यूज़ करें। सॉफ्ट ब्रश सेंसिटिविटी लोगों के लिए, वैसा अगर हम यूज़ करें जिनका वो तो मीडियम यूज़ कर सकते हैं, मीडियम यूज़ करें। लेकिन जिनके आजकल क्या है, आजकल हर बंदा सेंसिटिविटी का शिकार है,
ठीक है, तो उनके लिए सॉफ्ट ब्रश जितना हो सके वो सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। ठीक है, वो टूथपेस्ट के हवाले से भी थोड़ा सा शॉर्टली बता दें, क्योंकि वो ये भी कहते हैं बहुत भर के लगाना जो है उससे होता है, या थोड़ा सा भी काफ़ी होता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं इस पे थोड़ा सा डिटेलमेंट पे चला चाहूँगा कि डिटेलमेंट में क्या होते हैं, वो अपने टूथपेस्ट शो कराने के लिए पूरा भर देते हैं टूथपेस्ट, तो इतने नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इस्तेमाल होगी तो बिकेगी ना, खत्म होगी तो अगली आएगी। ये भी एडवर्टाइजिंग का रूल है। ये भी सही उनका बिजनेस रूल है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इतना लेनी चाहिए कि आपको फील हो, जितना वो दिखा रहे हो तो इसका हाफ लेनी चाहिए। अच्छा। पूरा ब्रेस्टल के ऊपर पूरा कवर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें अच्छा टूथपेस्ट कौन सा यूज़ करना चाहिए, ये सवाल होना चाहिए था, सबसे अच्छा सवाल। हाँ। टूथपेस्ट जो है फ्लोराइड टूथपेस्ट, जो टूथपेस्ट है फ्लोराइड लिखा हुआ हो, क्योंकि फ्लोराइड हमारे टीथ के लिए, सफाई के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है फ्लोराइड। ठीक है, फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल सही है, यानी मैंने इससे सवाल नहीं किया कि आप ऐसे कोई ब्रांड बता देंगे और उन्होंने कहना है लो जी आपने मुफ्त में एंडोर्स कर दिया। अच्छा जी, तो ये सफाई वाला जो एलिमेंट था हमारे इस सब्जेक्ट का, इस टॉपिक का, वो तो हमने कवर कर दिया है। अभी आते हैं टेढ़े दांतों की तरफ। जिनके दांत टेढ़े हैं वो बड़े एक कॉम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है वो सही तरह खिल के हंस नहीं सकते, हालांकि कुदरत ने हर चेहरे का खूबसूरत जो रुख है वो हंसता हुआ चेहरा बनाया हुआ है। तो मतलब जो लोग ये समझते हैं नहीं मैं हंसता हुआ अच्छा नहीं लगता, कोई ऐसे करके हंस रहे होते हैं, कोई मुंह बंद करके हंस रहे होते हैं, और भी बहुत सारे तरीके लोगों ने जो अपनाए हुए हैं, किस वजह से कि उनके दांत जो हैं वो नजर ना आए। तो आए ज़रा इस टॉपिक पर टेढ़े दांतों के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों के बारे में, क्योंकि दूध के दांत जब उतरते हैं तो दांत जब निकलते हैं बच्चों के तो वो टेढ़े निकलना शुरू हो जाते हैं अक्सर। तो क्या उस मौके पे दांतों को सीधा किया जा सकता है? कोई केयर वगैरह होती है उस दौर में कि बस वो बढ़ जाते हैं और बाद में ब्रेसेस का ही सहारा लिया जा सकता है? देखो ये जो टूथ के ब्रेसेस के पे आप कह रहे हैं कि दांत ब्रेसेस पे क्यों आते हैं, हम उससे प्रिवेंट पहले बच्चों के टेढ़े दांत निकलते क्यों? बिल्कुल, तो इसके ये है कि सबसे पहले तो ये होता है कि अगर हम लोग जब बेबी हो जाते हैं, ठीक है, हम लोग अगर फॉलोअप पे रख के अगर 2 महीने बाद या 2 साल बाद हम डॉक्टर के पास जाए और उनको फॉलोअप पे रख के कि क्या मसला है क्या नहीं। कभी कभार क्या होता है कि बेबी के जो टीथ है जिसे हम प्राइमरी डेंटिशन कहते हैं, ठीक है, जो परमानेंट डेंटिशन एक होता है, प्राइमरी डेंटिशन जो बच्चों का होता है जो प्राइमरी में आते हैं, ठीक है, दूसरा होता है परमानेंट डेंटिशन, ठीक है। प्राइमरी डेंटिशन अगर हम लोग प्राइमरी डेंटिशन का ख्याल रख के तो जो परमानेंट डेंटिशन आ रही होती है तो वो सही तरह आती है, मतलब उसका कोई मसला नहीं होता। कभी कभार क्या होता है कि हम इतने गफलत कर देते हैं बच्चों के टीथ के हवाले से, हम तो उनको ब्रश पकड़ा देते हैं, ब्रश करते और आपके दांत साफ़ होंगे, लेकिन ये नहीं देखते कि इनके दांत आ कैसे रहे, ये खा कैसा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग थोड़ा सा मैं फिर उसके चाहूँगा ये हेल्थ ओरल हेल्थ के हवाले से, सफाई के हवाले से, अगर बच्चे को हम लोग पहले से अगर शुगर देंगे और उनका मुँह साफ़ ना करें तो इसका मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ। अगर बच्चा रात में शुगर को ऐसी वो ले, जैसे दूध ले या कुछ भी शुगरी कुछ चीज़ ले ले, ठीक है, चॉकलेट, कैंडी, लॉलीपॉप, कुछ भी ले ले, तो हमें मम्मा को, पेरेंट्स को चाहिए कि उनके दांत फिर साफ़ करे, कुल्ली कराए उससे, ठीक है, ताकि शुगर उनके दांत में ना रहे। वो क्या होता है कि वो कैविटी बन जाती है, कैविटी में वो दांत में कीड़ा लग जाता है, वो स्पेस खाली रह जाती है, ठीक है। उस खाली स्पेस की वजह से जो बराबर के 2 टीथ होते हैं, मेरे पास समझ रहे, अगर एक दांत है, ठीक है, उसके वो हट गया, स्पेस खाली रह गई, ठीक है। हमारे जिसम एक चीज़ अगर स्पेस खाली है तो उसको कवर करने के लिए बराबर वाली जो टिश्यू है, जो भी चीज़ें वो आ जाती है। इसी तरह धान का भी है, अगर एक स्पेस खाली रह गया, एक धान की स्पेस, अगर इसमें कीड़ा लग गया या धान निकल गया टाइम से पहले, ठीक है, तो स्पेस खाली रह जाते हैं। जो बराबर वाले 2 दांत होते हैं वो उस स्पेस को कवर कर देते, क्योंकि उनके पास जगह रह जाती है, ठीक है। पीछे से प्रेशर होता है तो प्रेशर की वजह से ये 2 दांत आगे आ रहे होते हैं। जो नीचे के दांत होते हैं तो उनके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो वो क्या होते हैं, जब नीचे के दांत आ रहे होते हैं उनको स्पेस नहीं मिल रही होती निकलने की, तो इस वजह से वो टेढ़े होते हैं। हाँ, अच्छा, तो एक और अगले चले जाते हैं या पीछे से निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो एक और रीज़न भी हमने देखी है कि बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं वो अभी गिर नहीं रहे होते हैं और एक नया दांत जो है वो निकलना शुरू हो जाता है, तो इसकी वजह से भी उनके जो शेप जो ये इसका सबसे आसान बेस्ट वो है कि आप अपने जो बेबी है, जो आपका बच्चा है, उनको आप फॉलोअप पे रखें, डॉक्टर डेंटल सर्जन के पास लेके जाएं, फॉलोअप पे रखें, डेंटिस्ट के पास, ठीक है, डेंटिस्ट के पास। इसमें ये ना देखें कि उसमें क्या होता है कि बराबर वाले दांत आ जाते हैं, ठीक है,
ये जो एक दांत होते हैं ये बाहर नहीं आ पा रहा, या तो गम्स इसके ऊपर इतना कवर होता है कि बाहर नहीं आ पा रहा, या तो ऊपर वाला दांत जो है वो टाइम पे गिर नहीं पा रहा। तो इसको हम लोग अगर फॉलो अप पे रखेंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर टाइम पे बताता जाएगा कि इस दांत को इस टाइम में गिरना है। वैसे तो है 7 से लेकर 9 ईयर तक सारे दांत गिर जाते हैं, ठीक है। अगर इस बीच में हम डॉक्टर के पास चले जाए तो हमारे जो परमानेंट दांत आ रहे हैं उसको ब्रेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी कि बच्चों को जब उनके दांत निकल रहे हों तो लाजमी उन्हें डेंटिस्ट के पास एक आध दफा जो है ना चेकअप करवाना चाहिए, ताकि डेंटिस्ट जो है वो उसे प्रोफेशनल तरीके से देख के आपको गाइड कर सके कि ये इसकी ये वजह है। और क्योंकि यही वो एक पॉइंट होता है कि जिस पे आपको प्रोफेशनल ओपिनियन चाहिए होती है, अदरवाइज फिर वो तीर कमान से निकल चुका होता है। बिल्कुल, तीर कमान से निकल चुका होता है, फिर उसके ऊपर जो एक्सपेंस होता है वो भी ज़्यादा होता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। बिल्कुल सही। उसका जो कॉन्फिडेंस होता है बच्चे को भी लो हो जाते हैं। जैसे आपने कहा कि सही तरह स्माइल नहीं कर पाता, गैदरिंग नहीं कर सकता, उसके इस प्रॉब्लम होती है। सही है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? जी भाई, मैं बात कर रही हूँ हैदराबाद से, मेरा नाम अनीला है। अनीला साहिबा हैदराबाद से, खुश आमदीद कहते हैं आपको। क्या पूछना चाहेंगी अनीला साहिबा? पहले तो मैं आपके प्रोग्राम की बहुत तारीफ करूंगी। हम लोग बहुत शौक से आपका प्रोग्राम देखते हैं और बहुत अच्छे मौजूआत पे आपके यहाँ गुफ्तगू होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज के टॉपिक के हवाले से क्या कहना है? जी, मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहूंगी। जी बिल्कुल, क्या जी कहिए। जी, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगी कि जो मेरा अपना बेटा है, तकरीबन 1-1.5 साल जब उनकी एज थी, तो अच्छा उनकी ये डॉक्टर बताते हैं कि डाइट अच्छी रखें, तो मैं उनको मतलब हर किस्म से मतलब जैसे केला हो गया, मतलब जैसे आलू हो गया, मतलब हर किस्म की अच्छी जो डाइट थी उस बच्चे की थी। उसके बावजूद तकरीबन 1.5 साल की एज तक उनके सामने के चारों दांत खत्म हो गए। अच्छा, हमारे यहाँ के डेंटलिस्ट को जब मैंने दिखाया तो मतलब वो ये कहते हैं कि 100 बच्चों में से तकरीबन किसी एक बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, इतनी अर्ली एज में और मतलब ये इतना बड़ा मसला बच्चे के साथ, आपको पता है कि काफी लॉन्ग टाइम के बाद तकरीबन 8 साल तक ऐसे भी बच्चों के नए दांत आना शुरू होते हैं जब तक बच्चा सर्वाइव करता है। ठीक है, तो बराए मेहरबानी ये बताइएगा कि ये सिर्फ मेरे बच्चे के साथ नहीं, मैंने बहुत सारे बच्चों में ये कहेंगे, तो इसका बताएं कि डाइट भी अच्छी है, सब चीज अच्छी है, फिर ये मसाइल क्यों होते हैं? बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया नीला साहिबा। हम अभी आपके सवाल के हवाले से बात करते हैं। जनाब। बिल्कुल, अनीला साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल करा कि मैं तो डाइट अच्छे रखती हूँ, ठीक है, फिर भी ये क्यों हुआ? क्या दांत आगे वाले के दांत जो होते हैं उसमें केविटी लगनी शुरू हो जाती है, ब्राउनिश दिखते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, हम देखा बच्चों के दांत खाए हुए होते हैं, मतलब बिल्कुल, हाँ, बहुत कहते हैं कीड़ा खा गया दांत, कीड़ा खा गया दांत। असल में कीड़ा ही होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है इंसान में कहीं नहीं छोड़ता। एक साहब के ऊपर वाली दांत को कीड़ा खा रहा था, तो उन्होंने वो गए तो डॉक्टर ने नीचे वाला दांत निकाल दिया। कहते भाई क्यों? वो तो ऊपर वाला खा रहा था। कहते नीचे वाले पे बैठ के खा रहा था। बिल्कुल, इसको सपोर्ट मिल रही थी। अच्छा जी, तो उनके दांत देखिए, इसने जैसे कहा कि डॉक्टर्स ने कहा कि 100 में से एक बच्चे को होते हैं। असल में ये होता है जेनेटिक, कुछ डिजीज़ जो होते हैं हमें जेनेटिकली मिल जाती है, जो हमारे वालिदैन, पेरेंट्स, दादा और दाद को होते थे, ठीक है, उनसे भी मिल जाती है कि जेनेटिकली आपको जो इशू होगा, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से मैं कहूँगा, बाल गिरना अगर जेनेटिकली है तो आपको बाल गिरेंगे जेनेटिकली। अगर आपने ख्याल रखा तो ठीक है, नहीं हो सकेंगे, लेकिन ख्याल नहीं रखा तो वो जेनेटिकली गिरेंगे, ठीक है। कोई डिजीज़ आपको जेनेटिकली है तो वो होगा, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो डिजीज़ के कॉज 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक तो आपको होता है अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर कि आप क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके हैबिट्स क्या है, ठीक है। और दूसरा होता है जेनेटिकली कि आपके आबा अजदाद में तो ये नहीं था, आप समझ रहे। तो इसका ये भी है कि इनका अगर ये लोग वो अच्छे रखते हैं, न्यूट्रिशन इनकी अच्छी है और अच्छे खुराक लेते हैं, तो इसका खुराक के ऊपर भी असर है। और इसके ये कि इनको उसकी खुराक के बाद क्लीनिंग भी हो सकता है। क्लीनिंग बहुत लाजमी है, इसकी सफाई लाजमी है। कम अज़ कम उनको खुद अपने हाथ से, अपनी उंगली से उनके दांत साफ़ करने हैं आपको, ठीक है। आपने फूड अच्छा फूड दिया, ठीक है, क्लीनिंग नहीं की तो वही फूड जाके बैक्टीरिया बन जाते हैं अंदर, चले जाते हैं। तो इनको चाहिए कि किसी अच्छे डेंटिस्ट से, बिल्कुल अच्छे डेंटिस्ट के पास चले जाए कि ताकि उनको ये पहले डायग्नोस कर सके कि ये जेनेटिकली है या अपने हैबिट्स के ऊपर है। बिल्कुल सही होगा, ठीक है। हम आते हैं अब एक अगले मरहले की तरफ अपने इसी टॉपिक के। हम बात कर रहे थे कि बच्चों के टेढ़े दांत निकलते हैं। अभी वक्त भी कम है हमारे पास, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे स्केलिंग, वाइटनिंग और रूट कैनाल के हवाले से। तो इसमें जिन लोगों के दांत टेढ़े हैं, मतलब जवान हो, मेरी उम्र के हैं या
मतलब कुछ 17-18 साल की उम्र के हैं या तो 50 साल की उम्र के हैं, तो दांत टेढ़े हैं, क्या अब भी वो दांत सीधे हो सकते हैं? बिल्कुल अभी वो दांत सीधे हो सकते हैं अगर उसको जाना चाहिए ऑर्थोडोंटिक। असल में हमारे फील्ड में फिर अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। एक है ओरल सर्जरी, ठीक है, जिसमें सिर्फ सर्जरियाँ होती है, ठीक है। एक जो ये ब्रेसेस का मामला है ऑर्थोडोंटिक इसे कहते हैं, ऑर्थोडोंटिक। अच्छा, वो ब्रेसेस लगेंगे बिल्कुल, उसमें ऑर्थोडोंटिक के पास जाएंगे, अगर उनको अच्छे से ऑर्थोडोंटिक मिला तो उनका सेफ आता है, फिर पहले डायग्नोस करते हैं, ठीक है, कि इसका वजह क्या है, सही है। पहले हम जो वजह है, जो कॉज है, वो रिमूव करने की कोशिश करते हैं, वो रिमूव करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे ब्रेसिस रिकमेंड करते हैं, जो इसका ब्रेसिस तकरीबन होते हैं 1.5 साल से लेकर 2 साल तक। अगर ब्रेसिस से कवर हो पा रहे तो ठीक है, ब्रेसिस कर लेते हैं। अगर ब्रेसिस से नहीं हो पा रहे तो हम लोग वेनियर पे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तकलीफ से सारा प्रोसेस होता है? नहीं, कोई तकलीफ दे नहीं होता, बहुत आराम से होता है, इसलिए तो 1.5 साल लगते हैं इसमें, क्योंकि इसका जो इंसान का मूवमेंट है उसमें टाइम लगता है। बिल्कुल सही होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर सलेमान साहब, आप तशरीफ लाए, हमने बड़ी मुफीद मालूमात आपसे हासिल की हैं। और नेक्स्ट मंडे हमारे साथ डॉक्टर सलेमान फिर मौजूद होंगे, जिनसे हम स्केलिंग और वाइटनिंग के हवाले से, रूट कैनाल के हवाले से और भी दांतों की तकलीफ़ के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। तो फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।